मानते हैं पति होना पाप है। इस दिन पतियों को समझ में आ जाएगा ये सब नामर्द बैठे हुए हैं। हम करें तो करें क्या? सर्वोच्च न्यायालय की तरफ कूच करना पड़ेगा, इस देश की संसद की तरफ कूच करना पड़ेगा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। गजब बेइज्जती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो विष्णु दोषी नहीं है तो जेल में क्यों है फिर? जेल में देखिए, हमारे देश का कानून ऐसा है। वो भाई का एक, अब बताइए कितना कलंकित रिश्ते को किया गया, उसको भाई बना के और बहन के द्वारा पति के अनजाने में या पति की जानकारी न हो इसके लिए भाई बना करके और उसके साथ रंगरेलिया बनाया जा रहा था। एक तो भाई के रिश्ते को कलंकित किया गया, बहन के रिश्ते को, और दूसरे पति के साथ जो एक विश्वास क्या होता है। हे गाइस, नमस्कार, आदाब। मैं शाहीन और आप देख रहे हो SKS डेली रूटीन। तो मैं आज यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आई हूँ जो मालती चौहान का है। मालती चौहान को कौन नहीं जानता भाई, बहुत ही फेमस यूट्यूबर है। जो लोग नहीं जानते हो तो उसकी पूरी मर्डर मिस्ट्री स्टार्ट से लेके आखिर तक उसका चैनल है मालती चौहान व्लॉग करके, वहाँ पे जाके आप लोग सारी डिटेल देख सकते हो। मैं नहीं बता सकती यहाँ पर इतना सारा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है मैं उसी पर बात करूँगी। मैंने रात में एक वीडियो देखा, एक चैनल का नाम न्यूज़ चैनल है, मैं उसका नाम भूल गई। उस चैनल पर मैंने एक न्यूज़ चैनल पर वीडियो देखा है, एक एडवोकेट है। तो वो एडवोकेट की जो बातें सुनी ना, मेरा दिमाग का दही हो गया सब। तो इसलिए मैंने सोचा मैं भी एक इस पर वीडियो बनाती हूँ। मैं कंट्रोवर्सी कभी नहीं करती, लेकिन सोचा आज कि करूँ, मैं करना चाहिए मुझे। क्या है ना कि वो मालती के हस्बैंड ने उसकी शादी किसी और से, मतलब उसके मुंह बोले भाई से मंदिर ले जाके रात के 12 बजे अकेले, कोई गवाह ना कोई सबूत, वहाँ पर करवा दी। तो मुझे लगता है ऐसे कि ये किस कानून में या किस समाज के रूल्स और रेगुलेशन में कहाँ पर ये लिखा है कि एक पति पत्नी से अगर छोटी सी गलती हो जाए तो उसको ले जाकर किसी पराये मर्द के साथ उसकी रिलेशन में होते हुए किसी और से शादी करवा दे, तो ये कहाँ तक का सही है? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग भर भर के कमेंट करते हो। उस चैनल पर मैंने देखा वो व्यूज इतने आ रहे थे, बारिश की तरह व्यूज आ रहे हैं, और कमेंट मैंने पढ़े। भाई मैं इस देश की नागरिक होने के नाते मैं ये यहाँ पर आई हूँ, मैं एक आम औरत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर बोलना चाहिए। कि भर भर कर कमेंट आ रहे कि वकील साहब आप 100% सही हो, आप सही बोल रहे हो, सही बात है। भाई उस वकील के घर पे भी माँ बहन बेटियां होगी आई थिंक, और आपके यहाँ भी होगी, ऐसे नहीं है। और ज़बरदस्ती मुझे ऐसे लगता है ना, मैं एक औरत होने के नाते यहाँ पर आई हूँ कि किसी भी औरत के मतलब वो नहीं होता कि शौक नहीं चढ़ता किसी को कि हमारा बसा बसाया घर परिवार बच्चे हस्बैंड छोड़कर किसी पराये मर्द के पास जाए। ये किसी को भी इसका शौक नहीं है जनाब। वकील साहब से बोल रही हूँ मैं, अगर मेरा वीडियो उन तक पहुँचा तो ज़रूर सुनिएगा कि जब औरत को कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, कहीं ना कहीं उसको किसी चीज़ की कमी होती है, कहीं ना कहीं वो मेंटली टॉर्चर होती है, तभी औरत किसी गैर मर्द के पास जाने की जुर्रत करती है कि वो अपना तनाव मुक्त हो जाए। लेकिन आप मुंह उठाकर बोल रहे हो कि औरतों के अगेंस्ट, औरतों के लिए ये कानून है, वो कानून है, वो कानून है। हाँ, तो कानून तो होना ही चाहिए। नहीं तो आज तो मैं बताती हूँ, मालती चौहान बड़ी फेमस है इसीलिए उसका मुद्दा, वो बहुत गरीब घर से बिलोंग करती है, लेकिन उसका जो मुद्दा है ना तो आज वायरल हो चुका है। अदरवाइज जो गली कूचे में रहने वाली गरीब औरतें, मेरी माँ बहन बेटियां हैं, तो उनके कहीं वहीं पर उनके ऊपर मुसीबतें मंडरा रही है आज भी, और मंडराती है, और वहीं पे अपना सुसाइड कर लेती है। कई पति रॉकेल केरोसिन डालकर जला देते हैं, फांसी लगा देते हैं, 2 दिन पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते हैं, महीना 2 महीने में उनकी जमानत हो जाती है और मामले रफा दफा हो जाते हैं। कई मामले ऐसे हैं, आप अगर हिस्ट्री खोल के देखेंगे ना हमारे इंडिया की, तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये मैटर होते हैं। बेटियों को बहुत तकलीफ होती है, मतलब कि बेटियाँ एक बच्चे पैदा करने की मशीन है और घर संभालने के लिए एक नौकरानी है।
80% लोग उन्हें यही दर्जा देते हैं और 20% मेरे कुछ भाई ऐसे हैं, मैं सभी को नहीं बोल रही हूँ, कि उसको घर की मालकिन, घर की देवी बनाकर, घर की मतलब एक हेड लेडी बनाकर रखते हैं, उतना रिस्पेक्ट और सम्मान देते हैं। तो मेरा कहना यह है कि हर मर्द को अपनी पत्नी को पूरी तरह से 110% रिस्पेक्ट देनी चाहिए। क्योंकि मैं बता दूं, बच्चे पैदा करना, उसका मंथली प्रॉब्लम और घर की सारी जिम्मेदारी, अगर एक औरत बीमार हो जाए ना तो भी वो चूल्हा चौकी उसे करनी ही पड़ती है। और आदमी अगर बीमार हो ना तो औरत बोलती है भाई आप लेटो, आराम करो, 2 दिन हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन औरत अगर बीमार हो जाए तो उससे कोई एडजस्टमेंट के लिए नहीं बोलता मेरे भाइयों। और ये मेरी बातों का अगर किसी को बुरा लग रहा हो ना तो भर भर के गालियाँ लिखिए मेरे कमेंट में, तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। और मैं बता दूं कि उस मालती चौहान को इंसाफ मिलना चाहिए। और फांसी उसने ली या उसके पति ने दी, लेकिन सबसे बड़ी गलती उसके पति की है कि उसने उसको पूरे सोशल मीडिया पे ट्रोल करवाया, बदनाम किया। तो मेरे सभी भाई बहनों से मेरी अपील है कि YouTube पर आकर या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आकर ना हम लोग हमारे अंदर के टैलेंट को बाहर निकालिए, टैलेंट बांटिए लोगों के साथ, ना कि हमारे घरों के प्रॉब्लम्स को ले लेकर बाहर आइए और हमारी फैमिलियों को ऐसे इस तरह बर्बाद कर दीजिए। और बस ज़्यादा से ज़्यादा मर्द है भाई है मेरे जो मेल लोग हैं ना, तो वो अपनी बीवियों को इतना प्यार दे, इतना प्यार उनके ऊपर निछावर करे कि वो कभी किसी गैर मर्द के पास जाना तो जाने की बात दिमाग में भी ना लाए। अगर देख लेना उतना प्यार, उतना सम्मान और उतनी उनकी ज़रूरतें आप पूरी करोगे ना तो कभी कोई औरत अपना घर या अपनी दहलीज लांग के भी नहीं जाएंगी, ये मैं बोलती हूँ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और दूसरी बात ये बता दूं कि हमारे यहाँ की, हमारे इंडिया की औरतें अगर थोड़ा बहुत भी कुछ करती है तो आप लोग मुंह उठा के बोलने चले आते हो कि ऐसे किया, इसके साथ रात बिताई, उसके घर गई, भाग कर गई। और जो वो सीमा हैदर पाकिस्तान से यहाँ आई तो उसको क्यों भाई आप यूपी बिहार वाले सराह रहे हो और उसको इतना मतलब मान सम्मान दे रहे हो? तो क्यों, वो पाकिस्तान की हमारे दुश्मन देश की बेटी है, इसीलिए उस देश को नीचा दिखाने के लिए आप सब कर रहे हो। हाँ, और हमारे यहाँ की बेटी से थोड़ी गलती है तो उसको एडजस्ट नहीं कर सकते आप। आपको वो जो सीमा हैदर का पति है ना बेचारा, तो वहाँ कराची इसमें पता नहीं कहाँ वो वहाँ पर बैठ के रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, वीडियो के थ्रू आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे यहाँ की लड़की अगर थोड़ा भी कांड करे ना तो आप लोग उठकर खड़े हो जाते हो तरह तरह की भद्दी बातें करने के लिए, और एक औरत ने कुछ किया तो 100 औरतों पे उंगलियां उठाते हो। तो मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि आप उस सीमा हैदर के पति के लिए भी 5 मिनट के लिए ना हमारे दिलो दिमाग से दुश्मन देश, दोस्त देश सब छोड़ दीजिए और एक अपने दिल में जो इंसानियत है ना, इंसानियत के नाते उठकर खड़े हो जाइए और उसके दर्द को महसूस कीजिए। जो उसका घर वहाँ पर बिखर गया, हमारे यहाँ के बड़े बड़े वकील उसके साइड पर चले गए सीमा के और उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो भाई उसका भी तो परिवार बर्बाद हुआ है ना, तो वो क्यों आप लोग नहीं देख पाते? और हमारी यहाँ की बहन बेटियां थोड़ा भी कुछ करें तो बवाल मचा देते हो। तो पागल हो यार, डूब मरो आप लोग। सो मैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट से और जो भी हमारे यहाँ के बड़े बड़े ठेकेदार हैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करती हूँ और हमारे पूरे इंडिया की पब्लिक से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बस मालती चौहान को सपोर्ट कीजिए और फांसी उसके हस्बैंड ने लगाया, उसने उसकी बेसिकली जांच होनी चाहिए। और जो जांच का विषय है, ऐसे हरे गहरे लोग आकर तरह तरह की बातें या कंट्रोवर्सी उस पर ना कीजिए व्यूज के लिए। मरने वाला मर गया भाई, उसका मरने के बाद तो पीछा छोड़ दो यार। हमारी पत्नी किसी और मर्द के साथ रहती है तो हमारे पास कोई कानून नहीं है। हम आँख खड़ा होकर देखेंगे कि किसी और मर्द के साथ वो रात बिता रही है और हमारे पास कोई कानून नहीं है। जो बोल रहे हो कि मेरी बीवी अगर किसी के साथ रात गुजारे और मैं देखता खड़ा रहूं तो कानून कुछ नहीं कर सकता। इसमें जो भी करना है आप ही को करना है महाराज जी। मैं बता दूं आपको कि आपकी बीवी किसी और के साथ ना जाए, इसके लिए एक बहुत बेहतरीन उपाय है मेरे पास
कि अपनी बीवी को इतना प्यार दो, इतना दुलार दो, इतनी रिस्पेक्ट दो कि वो किसी के साथ रात गुजारना क्या एक पल ना गुजारे और किसी के बारे में सोचे नहीं। तो शर्म आनी चाहिए आप जैसे मर्दों को कि आप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, इसीलिए आपकी बीवी आपको छोड़कर जा रही है। अदरवाइज किसी पति की जागीर नहीं है कर रहा है। वकील साहब, अधिवक्ता साहब उस समय कहाँ गए थे जब एक मर्द 6-6 औरतों को रखेल बना के रखता था, 7-7 8-8 महिलाओं को साथ संभोग करता था, रखता था, उन्हें एज ए वस्तु की तरह इस्तेमाल करता था। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला कोई वस्तु नहीं है, उसकी तरह इस्तेमाल किया जाता था, तो तमाम लोग कहेंगे तब वो अधिवक्ता साहब का ज्ञान कहाँ गया था। सही पकड़े हैं। यदि केस की बात मत करिए। वर्तमान नहीं, आज कोई किसी पुरुष के पास 4 और 6 पत्नियां नहीं है। इसी पति के पास जो अर्जुन है, इसकी 2 पत्नियां हैं। सवाल आया कि घर वाली बाहर वाली का, तो घर वाली कहती है कि हम बाहर वाली को नहीं घुसने देंगे। अब इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? अब इसी मामले में ले लीजिए, विष्णु की क्या गलती है? मालती दूसरे के साथ अफेयर क्यों बनाई? विष्णु कुछ पूछा मैंने कुछ। और विष्णु मालती के इस केस के बाद तमाम ऐसे पीड़ित पति आएंगे, लेकिन उन्हें कोई न्याय नहीं दिला पाएगा, ऐसा कहना अधिवक्ता सर का है। मेरी अगर बातें बुरी लगी हो तो गाली लिखिए कमेंट में, डायरेक्टली आपको परमिशन है। और अच्छा लगा मेरा वीडियो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर मैं लेके आती रहूंगी। और तो बस विदा चाहती हूँ और मेरा वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। आगे वकील की भद्दी बातें भी सुनकर जाइएगा और उस पर भी कमेंट कीजिएगा अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो। अभी हमारे हाथ में विष्णु मालती के इस केस में जुड़े विष्णु के ऊपर जो FIR हुआ है, उसकी FIR कॉपी हमारे हाथ में है। और विष्णु के ऊपर 498A और 304B दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 धारा 4 में FIR दर्ज कर लिया गया है। और पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है, पुलिस इस मामले पर विवेचना कर रही है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ देश के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता सर हैं। सर, सबसे पहले इस पूरे मामले पर बातचीत करना चाहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं ये पूरा मामला? एक पति आज जेल में है और उसके ऊपर पत्नी को दहेज के ताड़ित करने के आरोप लगा हुआ है। देखिए, जो विष्णु के ऊपर 304 IPC जी और 3/4 DP एक्ट और 498A की IPC की धारा लगी है। इस धारा में 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है और इसमें उनको जमानत भी मिल जाएगी, इसमें उनको संदेह का लाभ मिलेगा, वो मतलब रिहा भी हो सकते हैं। लेकिन इसके पीछे जाने की जरूरत है। ऐसे विष्णु मालती और बीच में कोई अर्जुन या कर्ण आ जाएंगे और पारिवारिक विघटन होगा, इसके पीछे क्या कारण है देश के अंदर, ये जानना जरूरी है। और इसके पीछे कारण असली तो ये है कि हमारा देश का सर्वोच्च न्यायालय और हमारी देश की संसद, ये दोनों मिल करके भारतीय संस्कृति और परिवार रूपी संस्था का व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं और पश्चिमीकरण कर रहे हैं। मैं जानबूझ के सोच समझ के बड़ी बात मैं कर रहा हूँ। पश्चिमीकरण किया जा रहा है, पशुवत समाज बनाया जा रहा है, पशुवत समाज बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, देश की संसद और देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। और कैसे, ये भी मैं साबित करूंगा। देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले क्या किया गया? एडल्ट्री के कानून को हटाया गया। किस लिए हटाया गया? इस आधार पर हटाया गया, यह कहकर हटाया गया कि यह कानून समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है जो हमारे संविधान में दिया गया है। समानता के अधिकार का अगर उल्लंघन वो कानून कर रहा था, केवल उस कानून में पति को केवल अधिकार दिया गया था कि पत्नी अगर किसी गैर मर्द के साथ रंगरलिया मना रही है तो उस गैर मर्द पर मुकदमा करने का अधिकार पति को मिला था। उस कानून में पत्नी के पास यह अधिकार नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट को यह करना चाहिए कि पत्नी को वो अधिकार उस कानून के तहत दे देना चाहिए, ये ना कि उस कानून को ही हटा दो। अब मान लीजिए बहुत ज्यादा देश में चोरी होने लगी, तो क्या चोरी को हम अपराध नहीं मानेंगे? हटा देंगे अपने IPC से। ऐसा ही हमारे भारतीय न्यायालय के द्वारा किया गया, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के 2 वक्तव्य आते हैं। एक, लिव इन रिलेशनशिप जायज है। ये क्या बात हुई भाई? लिव इन रिलेशनशिप कैसे जायज हो सकता है भारत के अंदर, भारत की संस्कृति के अंदर, जहां पर भारत में परिवार रूपी संस्था बसती है? दूसरा क्या आया कि पत्नी किसी पति की जागीर नहीं है। अगर वो जागीर नहीं है, हम भी मानते हैं कि वो जागीर नहीं है, तो फिर मैं भरण पोषण क्यों दूं?
भरण पोषण का मुकदमा करने का अधिकार मेरी पत्नी को या किसी की पत्नी को क्यों दिया गया? घरेलू हिंसा के मुकदमा करने का अधिकार उनको क्यों दिया गया? 125 का मुकदमा करने के लिए उनको क्यों दिया गया? 498 का मुकदमा करने के लिए उनको अधिकार क्यों दिया गया? इसके बाद तलाक लेने का भी मुकदमा का अधिकार उन्हीं को दिया गया। और ये चारों जो नियम बनाए गए, इस चारों नियम में पत्नी जो चाहेगी वो होगा। अगर मुकदमा हो गया तो 125 में पति कुछ भी कर ले, यहां से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक चला जाए, उसको उसका भरण पोषण देना ही होगा। अगर घरेलू हिंसा करती है तो उसको रहने के लिए पति को घर देना ही होगा। अगर 498 करती है, पति जबकि कुछ नहीं किया है, जब वो हमारे साथ रहना नहीं चाहती है, तो ये सारे मुकदमे होते हैं। 498 का मुकदमा हो गया, उसमें एक तरफा हमारे खिलाफ सजा होगी। इसके बाद तलाक का मुकदमा करने का अधिकार पति को भी है, लेकिन पति करेगा तो उसको तलाक नहीं मिलेगा, लेकिन पत्नी चाहेगी तो तलाक मिल जाएगा। तो यह अधिकार भी पत्नी के फेवर में हुआ। 4 अधिकार पत्नी के पास, और एक भी अधिकार ऐसा नहीं है। हम तो चैलेंज करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि वो बताए कि कौन सा अधिकार है पति के पास। और देश की संसद, अगर पति के पास अधिकार नहीं है तो देश की संसद को कानून बनाना चाहिए, क्योंकि कानून सर्वोच्च न्यायालय नहीं बनाता। सर्वोच्च न्यायालय कानून जो संसद ने बना दिया उसका एक्सप्लेनेशन करता है, उसका एक्सरसाइज करता है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक्सरसाइज किया और एडल्टरी के कानून को हटा दिया। तो अब इस कानून पर देश की संसद मौन क्यों है? देश की संसद कानून क्यों नहीं बना रही है? पति को इक्वलिटी का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? अगर पत्नी हमारे साथ रहना नहीं चाहती और हमारे खिलाफ मुकदमा भी करेगी और हमारे पास कोई अधिकार नहीं होगा, कहां जाएगा पति? किस कानून के पास जाएगा? देश की आईपीसी, देश का सर्वोच्च न्यायालय, देश का उच्च न्यायालय और देश का डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, कहीं उसको न्याय नहीं मिलने वाला है। अभी क्या हो रहा है, विष्णु, मालती और अर्जुन, ऐसे रोज ऐसी घटनाएं होंगी और आप देखेंगे। और देश की सर्वोच्च संसद इस पे मौन इसलिए है, यह भी मैं बता दूं, क्योंकि उनको इसमें आनंद है। अगर परिवार का विघटन होगा, परिवार में पति के सामने पत्नी किसी और के साथ रहेगी और पत्नी के सामने पति भी किसी और के साथ रहेगा, तो फिर परिवार नामक संस्था का मतलब क्या है? समाप्त कर दीजिए सब पति फेरे को, समाप्त कर दीजिए मैरिज रजिस्ट्रेशन को। क्या जरूरत है? रहिए अमेरिका की तरह, इंग्लैंड की तरह, पशुवत समाज की तरह। आपने कहा कि पति बेचारा है और पति जो है, पति होना पाप है इस समाज में, इस देश में पति होना पाप है। आपने एक शब्द पर जोर दिया कि पति बेचारा है। अब तमाम लोग जब आपकी बात को सुनेंगे तो वो कहेंगे कि आप पुरुषवादी सोच के शिकार हैं। तमाम लोग आप कहेंगे कि महिला सशक्तिकरण से आप इतने आहत हो गए हैं कि आप कह रहे हैं कि तमाम सभी चीज पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों के पास आ जाए और तमाम जिस तरीके से पहले सब कुछ चल रहा था वैसे चलने लगे। देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात आप कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की बात हमारे देश का संविधान भी कर रहा है, हमारे देश का न्यायालय भी कर रहा है, हमारे देश की संसद भी कर रही है। क्या आपको लगता है कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है? महिला सशक्तिकरण तब होगा जब महिलाएं पढ़ेंगी। महिला सशक्तिकरण तब होगा जब महिलाएं आचरण, उनका चरित्र होगा। जिसका चरित्र नहीं होगा उसका कोई विकास नहीं होगा, उसका कोई सशक्तिकरण नहीं होगा। महिला यदि पढ़ के डाउरी के बारे में जान जाती है, दहेज के बारे में जान जाती है, दहेज अधिनियम में मुकदमा दर्ज करती है, 498 में मुकदमा दर्ज करती है, तो आपको क्यों आपत्ति और तकलीफ हो रहा है? ये आपका भ्रम है कि वो पढ़ के करती है। पढ़ने वाले तो हम वकील हैं, हमारे पास अनपढ़ भी आता है, मुकदमा बना देते हैं। आपको पता नहीं है, ये जो जितने भी मैट्रिमोनियल केसेज हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं 99.9% ये जो चारों मुकदमा में अभी इसमें बताया, सब फर्जी मुकदमे होते हैं। तो यानी कब होते हैं? जब पत्नी हमारे साथ रहना नहीं चाहती, तो और उसके बाद हम रखना भी चाहते हैं, मीडिएशन होता है। मीडिएशन में पत्नी का बयान आता है कि हम आपके साथ रहना नहीं चाहते, इसके बावजूद इसके बाद क्या होता है? ये चारों मुकदमे लद गए पति पर, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। अरे वाकई 1.1% लोगों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं, आज भी प्रताड़ना हो रही है, लेकिन 99.9% लोग हमें आपके साथ रहने का अब इच्छा भर गई, रहना नहीं है आपके साथ, तो बस बहाना खोज के ये मुकदमा ठोको और किसी दूसरे के साथ अपनी रात बिताओ और आपसे भरण पोषण लिया जाए। पति होना पाप है, जो बार बार बोल रहे हैं ना, जिस दिन पतियों को समझ में आ जाएगा, ये सब नामर्द बैठे हुए हैं, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ कूच करना पड़ेगा, इस देश की संसद की तरफ कूच करना पड़ेगा। ये क्या है भाई? एक तरफा कानून क्यों बनाएंगे आप? जितना राइट पति को, आप सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। सशक्तिकरण कैसे होगा? एक पक्ष को कमजोर करके, एक पक्ष को आप दबा देंगे तब होगा सशक्तिकरण। अरे महिलाओं की सशक्तिकरण करो,
उनको पढ़ाओ, उनको लिखाओ, उनको आरक्षण दो। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि पति रोएगा, उसका आंसू पूछने वाला कोई इस दुनिया में नहीं होगा? कहाँ आप है कहना भाई? चाहते हैं कि बिल्कुल, कानून की किताब में, बिल्कुल मैं कह रहा हूं। कानून के तर्कस में कोई ऐसा तीर नहीं बचा है? नहीं कि जो है, पति- नहीं पति है। के आंसू अगर को है तो देश की संसद में बैठे हुए हमारे नेता बताएं, देश के सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए जजेस बताएं, ये वकील सवाल कर रहा है, उन दोनों से सवाल कर रहा है, क्योंकि देश की संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। जेल भेज देंगे आप? अरे हमको जेल भेजेंगे तो उनको भी हम जेल भेजने के बहुत तरीके जानते हैं। वो बताएं, मैं पूछना चाहता हूं कि मैट्रिमोनियल केसेस जब आते हैं तो क्या सारे मैट्रिमोनियल केसेस सही होते हैं? अब मैट्रिमोनियल केसेस में पति के पास कौन सा अधिकार है, मैं जानना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि मैं हो सकता है मैं सारी कानून की किताब नहीं पढ़ा हूं, तो मुझे देश की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताया जाए या किसी जज के द्वारा बताया जाए, किसी हमारे देश की संसद के किसी नेता द्वारा बताया जाए कि यह कानून आपके पास अब है। मैं आपके सवाल पर आता हूं। आपकी बात सुनने के बाद यही लगेगा कि आप जो है काला कोट पहनकर लोगों को न्याय दिलवाते हैं, आप अधिवक्ता हैं। आपके पास तमाम पीड़ित लोग फरियादी बनकर आते हैं, आपसे गुहार लगाते हैं। जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये जो हमारे हाथ में FIR कॉपी है ये बेबुनियाद है, फर्जी है, फर्जी है, फर्जी है, तो कैसे पीड़िता को न्याय मिलेगा? इस तरीके से तो महिलाएं इस तरीके से दहेज से प्रताड़ित होती रहेंगी और दहेज के लोभी और लालची लोग उनकी अस्मिता को लूटते रहेंगे, उनको तार तार करते रहेंगे। इसका तो कोई विकल्प नहीं होगा। तमाम लोग इस पर सवाल करेंगे। सर अब जरा सोचिए, हमारी पत्नी हमसे सप्तपदी के द्वारा शादी हुई, रजिस्ट्रेशन भी शादी का हुआ, और हमारी पत्नी किसी और मर्द के साथ रहती है तो हमारे पास कोई कानून नहीं है। हम आँख खड़ा होकर देखेंगे कि किसी और मर्द के साथ वो रात बिता रही है और हमारे पास कोई कानून नहीं है। एडल्टरी का कानून इस देश में नहीं है। क्या कहेंगे? पति क्या करेगा? रोएगा नहीं? अभी रोने की बात कर रहे हैं, स्वयं फांग आएगा। पति पत्नी से प्रताड़ित होकर के वो दिन बहुत जल्द ही आने वाला है, और देश को आज नहीं तो कल जो मैं सवाल कर रहा हूं, देश की संसद को मेरी बातों पे विचार करना होगा और कानून बनाना होगा, क्योंकि पति के पास कोई कानून नहीं है। हम अपनी पत्नी की गलती पे गलती देखते रहेंगे और कोई राइट नहीं है, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। भाई मैं चैलेंज करता हूं, कोई तो आके मुझे बताए कौन सा कानून है, किस किताब के अंदर वो कानून है जिसका सहारा पति ले और इस मैट्रिमोनियल केसेस से बचे। एक ही तरीका है, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ दीजिए मुआवजा। अब तमाम लोग कहेंगे कि वकील साहब, अधिवक्ता साहब उस समय कहाँ गए थे जब एक मर्द 6-6 औरतों को रखेल बना के रखता था, 7-7, 8-8 महिलाओं को साथ संभोग करता था, रखता था, उन्हें एज ए वस्तु की तरह इस्तेमाल करता था। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला कोई वस्तु नहीं है, उसकी तरह इस्तेमाल किया जाता था, तो तमाम लोग कहेंगे तब वो अधिवक्ता साहब का ज्ञान कहाँ गया था? देखिए, उस समय की बात आप कर रहे हैं, अब आप चले गए वैदिक एज में। वैदिक एज की बात मत करिए, वर्तमान नहीं, आज कोई किसी पुरुष के पास 4 और 6 पत्नियां नहीं है। ये इतिहास में हम लोग कहानियां सुन के, लोरी सुन के सोए हैं। राजा दशरथ की 3 पत्नियां, आप वही पूछ रहे हैं। आप ये बात करिए, अब इसी पति के पास जो अर्जुन है, इसकी 2 पत्नियां हैं। सवाल आया कि घर वाली बाहर वाली का, तो घर वाली कहती है कि हम बाहर वाली को नहीं घुसने देंगे। अब इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? अब इसी मामले में ले लीजिए, विष्णु की क्या गलती है? मालती दूसरे के साथ अफेयर क्यों बनाई? विष्णु निर्दोष है। विष्णु बिल्कुल, अगर विष्णु की वो पत्नी है तो उसको अर्जुन के साथ अफेयर नहीं बनाना चाहिए था। अफेयर बनाया, पकड़ी गई, और फिर उसके साथ शादी हुई, तो फिर विष्णु के पास क्यों आई? सीधी सीधी बात है, विष्णु के पास इसलिए आई कि विष्णु को अर्जुन और मालती दोनों मिलकर फंसाए, या अर्जुन ही आकर के मालती को लगा दिया होगा ताकि जो मेरा परिवार टूटने से बच जाए। मैंने तो जो आनंद लेना था ले लिया। कुछ भी हो सकता है। कैसे विष्णु को आप दोषी मानते हैं? तो विष्णु दोषी नहीं है तो जेल में क्यों है फिर? जेल में, देखिए हमारे देश का कानून ऐसा है। कहिए जेल का ताला टूटेगा, विष्णु छूटेगा। कहिए जेल का ताला टूटेगा, अगर न्याय होगा तो जेल का ताला टूटेगा, विष्णु बाहर आएगा और अर्जुन अंदर जाएगा। अर्जुन जाएगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसा ही होगा इसमें। भाई देखिए, विष्णु जो पति या अपनी पत्नी को गलत स्थिति में देख करके और इतना त्याग करने के लिए तैयार है कि चलो भाई तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहती हो, जिसके साथ पकड़ी गई हो उसी के साथ रहो। हमारे जैसा पति या बहुत सारे ऐसे पति होंगे जो इस स्थिति में देखने के बाद अगर अपनी गन होगी, लाइसेंसी, तो निकाल देंगे ऐसे कार्य पे। ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं
क्योंकि मुझे गुस्सा आएगा। अगर पत्नी मेरी प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं भी उसकी प्रॉपर्टी नहीं हूँ। यदि आप किसी गैर महिला के साथ संबंध बनाएंगे तो पत्नी को भी अरे पिस्तौल मेरा देना चाहिए कि चरित्र उस तरीके का होगा तब ना, इस बलिया के अंदर नहीं, पूरे जितने लोग मुझे कौन कर सकता है कि आपका चरित्र पवित्र है? देखिए, चरित्र की घोषणा या उसका कोई प्रमाण पत्र कहीं से जारी नहीं होता है। चरित्र आपके अंदर है, मेरे अंदर है। ये चरित्र आप अपना बना के रखेंगे ना तो आप विश्वामित्र भी बन सकते हैं, और चरित्र अगर खराब करके रखेंगे तो अर्जुन भी बन सकते हैं। लेकिन जैसा कि ये बात हर लोगों को नहीं समझ में आती है, इसीलिए इस केस में भैया जो था, जो बहन तिलक लगा के कहती थी कि विजयी भव, वो भाई जो है अपनी बहन को बिस्तर पे पटक के कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा, तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा। तुमको घर वाली का दोष अकेले मत दीजिए। परिवार मतलब विश्वास की डोर पे बंधा हुआ हमारे देश के अंदर परिवार है, और परिवार, हाँ, और परिवार रूपी संस्था से ही हमारा देश बना है। पुष्पवत समाज नहीं हमारे यहाँ। कोई भी मर्द किसी भी महिला के साथ नहीं रहेगा, कोई भी पत्नी किसी महिला के साथ नहीं रहेगी। फिर शादी जैसे पवित्र बंधन की जरूरत क्या है? अगर है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के प्रति सच्चे और ईमानदार तरीके से विश्वास बनाए रखेंगे। वो कच्चे धागे की डोर, विश्वास की जो डोर है ना, टूटनी नहीं चाहिए। दोनों के बीच में शक रूपी राक्षस को आना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे आया, उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? मुकदमे में तब्दील हुआ। एक जेल में गया, एक बाहर है। अब वो जेल में जाएगा, ये बाहर आएगा, कुछ भी हो सकता है। और जैसा कि अधिवक्ता सर का कहना है कि इस पूरे मामले पर संस्कार रूपी बंधन टूटा, संस्कार रूपी मंगलसूत्र का डोर टूटा, और उसके बाद क्या कुछ हुआ आपके सामने है। अभी इस पूरे मामले पर बच्चा जो है, आज एक बच्चे की माँ इस दुनिया में नहीं है, मालती चौहान का आप सभी जानते हैं। अब उसके बच्चे का बचपन पूरी तरीके से तबाह हो गया। तमाम लोग कह रहे हैं कि मालती को न्याय मिलना चाहिए, मालती के साथ इंसाफ होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ देश के आप सबसे प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं और आप कह रहे हैं कि विष्णु के साथ इंसाफ होना चाहिए, मैं क्या को न्याय मिलना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप नहीं समझ पाए। मैं कह रहा हूँ न विष्णु के साथ अन्याय हो, न मालती के साथ अन्याय हो, न अर्जुन के साथ अन्याय हो। न्याय हो, न्याय होगा तो जो गलत होगा वो अंदर जाएगा, जो गलत नहीं होगा वो बाहर आएगा। यह काम पुलिस का है, विवेचना चल रही है, पुलिस अपना काम करेगी। अगर चाहेगी पुलिस तो सच को बाहर निकाल लेगी पाताल से भी। हमारी पुलिस इतनी कमजोर नहीं है, सच बाहर आएगा। मैं न्याय की बात कर रहा हूँ, और वो न्याय अगर होगा तो मालती को भी न्याय मिल जाएगा, विष्णु को भी, अर्जुन को भी, तीनों को न्याय मिल जाएगा। लेकिन अगर उसमें जो दोषी नहीं है वो पकड़ा गया तो हमारे देश के न्यायालय पर, देश के संविधान पे और देश के कानून पे मुझे शर्म है। विष्णु का परिवार इस पूरे मामले पर सर मैं जब उनसे बात किया उनके परिवार से, तो उनके परिवार का कहना है कि लड़की वाले की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो 2 लाख रुपए दे पाए। उन्होंने कहा कि विष्णु 2 लाख रुपए के लिए हमारी बेटी को प्रताड़ित करता था। मालती के पिता का ऐसा आरोप है। उन्होंने जो FIR दर्ज किया आपके सामने है कि जो 498A और जो है 304B और दहेज निषेध अधिनियम 3-4 जो FIR, उन्होंने कहा 2 लाख रुपए के लिए प्रताड़ित किया और उसको जो है लटका दिया। FIR करने के पहले जो भी FIR की तहरीर दिया है, क्या वो पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए तैयार है, ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार है, एफिडेविट दिया है कि जो मैं लिखा हूँ सही है? मैं कोई भी बात एक कागज पे लिख के पुलिस के आ जाऊँ, पुलिस की मर्जी, चाहे तो FIR कर दे चाहे तो न करे। तो कैसे आप मान लेंगे जो लिखा है सही है? पुलिस ने एफिडेविट लिया है, ब्रेन मैपिंग के लिए एफिडेविट लिया है, पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगा वो, उसका बाप। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझिए। FIR भी गलत यहाँ पे दर्ज कराए जाते हैं, न्यायालय में भी मुकदमे गलत दर्ज कराए जाते हैं। आज देश पर जो 5 करोड़ मुकदमों का बोझ है वो क्यों है? सारे मैट्रिमोनियल केसेज में मैंने कहा ना 99.9% फर्जी हैं। आप एक बार पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग कराने के लिए सब लोगों से एफिडेविट लीजिए, आपको पता चल जाएगा, सारे केस वापस हो जाएंगे। चलिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर अपने आता हूं कि सपोज कीजिए कि इस समय मैं मालती की ओर से फरियादी बनकर आपके पास आया हूं और आपका काम है, आपका ये पेशा है और आप निश्चित रूप से लोगों को न्याय दिलवाते हैं। मैं मालती के परिवार की तरफ से आके आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि मालती को न्याय दिला दीजिए, तो आप क्या करेंगे? तभी आपका स्टेटमेंट यही रहेगा कि जो ये 498
98 ये है, इसमें भी लोग झूठा फंसाते हैं, डाउरी में भी लोग झूठा फंसाते हैं। तब भी आप कहेंगे कि डाउरी प्रोहिबिटेड 1961 की जो धारा है वो भी यहाँ पे तमाम लोगों को फंसाने के लिए, तब भी आपका बयान यही रहेगा। यदि आप मालती का केस ले लें और मालती के केस की तरफ लड़े, तब तो आप जिस विष्णु को कह रहे हैं कि जेल का ताला टूटेगा, विष्णु छूटेगा, तब आप कहेंगे कि जेल का ताला नहीं टूटेगा, विष्णु 5-7 साल सड़ेगा उसी में, तब तो आप इस तरीके का कहेंगे। नहीं, देखिए, मैं न विष्णु का वकील हूँ न मालती का वकील हूँ। अगर कोई मेरे पास आएगा, मुझे अप्रोच करेगा, तो अपनी कहानी भी हमको बताएगा। मैं कौन होता हूँ जानने वाला, मालती कैसे मरी, ये मालती का बाप बताएगा हमको। जो बताएगा उसकी बातों पर मैं विश्वास करके उसकी मदद करूंगा। भाई देखिए, वकील अगर मैं एक तरफा सोचूंगा तो काम नहीं होगा। मेरा ही भाई कोई उस तरफ ही होगा, विष्णु की तरफ, कोई मालती की तरफ। भाई जीतना हारना अपने तकदीर में है, न्याय के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे पास कितने ताकतवर सबूत हैं, उनके पास कितने ताकतवर सबूत हैं। केवल लिख देने से, मेरा कहना है कि एफआईआर लिख जाने का मतलब ये नहीं है कि सजा हो गई। अभी बहुत सारी चीजें इसमें प्रूफ करना पड़ेगा। वो 2 लाख का डाउरी का मांग किया था कि नहीं किया था, अब प्रताड़ित किया था, आपको दूसरा पति मिल ही गया, तो फिर आप वापस क्यों आई, क्यों इसके पास वापस, ये तो प्रताड़ित कर